देखो भाई, सबसे पहले हम आ जाते हैं, अभी जितना कुछ मैंने आप लोगों को बताया है ना उसको 1 मिनट के लिए भूल जाए। अभी हम किसी जो है ना ट्रेडिशन ऑन पेज एसईओ, फिलहाल हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर जो है ना हम 2 लेक्चर लेंगे, एक एक आज का होगा जिसमें हम ज़्यादा जो है ना थ्योरी कवर करेंगे। लेकिन इसके बाद जो है ना हम आगे जाएंगे और जो है ना प्रैक्टिकल वो भी करेंगे। एक डेमो वेबसाइट है मेरे पास, उसके ऊपर करेंगे, या आप लोगों में से किस किस के पास वेबसाइट है तो वो भेज सकते हैं, हम उसको भी टेस्ट कर लेंगे। ठीक। ऑन पेज एसईओ का मैंने जो नोट्स बनाया ना, प्लीज उसको फोकस किया करें, उन पे काम इनको नोट भी किया करें। काफी टाइम लगता है ना फिर इनको बनाने में, क्योंकि आप में से काफी लोग हैं जिनकी बाद में क्यूरीज आती है छोटी छोटी, फिर वो लेक्चर भी नहीं देख पाते। तो बेहतर ये है ना कि नोट से हेल्प ले लिया करें। ऑन पेज एसईओ का फोकस होता है वेबसाइट का कंटेंट, टैग, यूआरएल, इमेजेस, इन सब चीजों की ऑप्टिमाइजेशन करना अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, जो काम आप अपनी वेबसाइट के ऊपर करेंगे वो आप लोगों की वेबसाइट जो है ना ऑन पेज एसईओ कंसीडर होती है। ठीक है, ये एक टेक्निक है, सिंपल टेक्निक है, ट्रेडिशनल एक टेक्निक है जिसको आप यूज करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। उसका कंटेंट ऑप्टिमाइज करते हैं, उसका जो है स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज करते हैं, उसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कीवर्ड ऑप्टिमाइज करते हैं उसके अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें आप करते हैं अपनी ही साइट के ऊपर, वो आपका होता है वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ। ठीक है, साथ साथ चैट ओपन है तो आप लोग जो है ना साथ साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये नोट्स मैंने ना ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, अगर नहीं है किसी के पास तो मैं दोबारा ना उसको इसी नए ग्रुप के अंदर ना एंटर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जरा इसके ना इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो है ना ऑन पेज एसईओ के, बेसिकली होते क्या क्या हैं। उसमें आपका आ जाता है यूआरएल का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आ जाता है आपका यूआरएल स्ट्रक्चर की ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है आपने। ये करना कैसे, ये जब हम प्रैक्टिकल लेक्चर अगला लेंगे ना उसके ऊपर करेंगे। ठीक है, जिस बंदे ने आज का लेक्चर नहीं लिया होगा ना तो ऑब्वियसली सी बात उसे कल का भी समझ नहीं आने वाला जो अगला लेक्चर होने वाला है। आपकी वेबसाइट का कंटेंट, इमेजेस, हेडिंग, लिंक्स, मेटा टैग्स इतने अच्छे तरह से अरेंज हों कि रिसर्च इंजन को इजीली पता चल जाए कि आपकी वेबसाइट किस टॉपिक के बारे में है। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो है ना फैक्टर सबसे पहले आ जाता है आपका जो है यूआरएल स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो आपकी वेबसाइट का नाम है, आगे आपका आर्टिकल है, आर्टिकल का नेम है। ठीक है, ये वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, यानी कि लेट्स सपोज आपका जो है डोमेन का नेम, आगे आ जाता है पेज नंबर, या आ जाते हैं आपका आगे लेट्स सपोज डेट्स होती हैं, कुछ लोगों ने लिखे होते हैं, या स्पेशल सिंबल्स होते हैं। ठीक है, वो हो गया है। ये वाली जो चीज़ है ना ये आपने अपने आर्टिकल के स्ट्रक्चर में यूज नहीं करनी। ठीक है, आर्टिकल का स्ट्रक्चर जो है ना वो सिंपल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, उसमें कोई जो है ना स्पेशल कैरेक्टर यूज ना हो। ठीक है, कोई जो है ना अपर केस यूज ना हुए हो, आराम से लोअर केस के अंदर। लेकिन लेट्स सपोज ये आपका, अभी आपको एक डेमो दिखाता हूँ साथ ही। ठीक है, यूआरएल शॉर्ट होना चाहिए और जो है ना रेलिवेंट होना चाहिए। प्राइमरी कीवर्ड यूआरएल के अंदर लाजमी होना चाहिए। मैंने ये वाला क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि मैंने उस दिन आपको इसी के ऊपर बैठ के समझाया था एक टॉपिक। ठीक है, वहीं से मैंने ये वाला कीवर्ड जो है ना वो अपने पास रख लिया है, और इसी कीवर्ड के वो लेके आज हम आगे भी चलेंगे। ठीक है, ये होता है आपका यूआरएल स्ट्रक्चर। अच्छा हाँ, ये ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, क्या सर हम फ्री वाले यूज, ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर ऑन पेज एसईओ के लिए हम 2 प्लगइन यूज करते हैं। एक आपका आ जाता है योस, एक दूसरा भी है। योस्ट एसईओ आता है आपका एक, और दूसरा आपका आता है वर्डप्रेस के अंदर रैंक मैथ।
रैंक मैथ। ठीक है, नॉर्मली ये दो प्लगइन जो है ना ऑन पेज एसईओ के लिए यूज होते हैं वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है, दोनों जो है ना, इनका जो है ना मकसद सेम है। आप योस्ट को यूज करें तो भी आप वही ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेंगे, और अगर आप जो है ना रैंक मैथ को करें तब भी आप वही ऑब्जेक्टिव जो है ना फुलफिल करेंगे। ठीक है, दोनों का जो तरीका है, मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव है उससे में काम करने का तरीका थोड़ा सा, या जो उसका जो है ना यूआई वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो आप योस्ट यूज कर लें तो भी आपकी मर्जी है, आपका काम हो जाएगा। आप रैंक मैथ यूज कर लें तो भी आपकी मर्जी है, वो भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई है। अच्छा, अभी ना मैंने रोबोट टीएक्सटी और इंडेक्स नॉन इंडेक्स जो जितनी भी चीज़ें ना, ये आपके साथ वाले लेक्चर में ना कवर करवा दूंगा, क्योंकि एक लेक्चर के अंदर मैं इन चीज़ों को अगर लेके चलूँ ना तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, जिसको आप भी बोर हो जाएंगे और मेरे लिए भी इसको मैनेज करना बाद में मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अभी तो मैं ना सिर्फ आपको सीधा सीधा चीज़ें इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मेरी प्रैक्टिस जैसे रैंक मैथ के साथ ज़्यादा है तो मैं रैंक मैथ यूज़ करता हूँ, योस्ट भी कर लो तो भी कोई इशू नहीं है, सेम है दोनों चीज़ें, कोई इसमें डिफरेंट चीज़ नहीं है। अच्छा, उसके बाद अच्छा पहले मैं दिखाता हूँ, ये देखो मैंने एक आर्टिकल ओपन किया आपके साथ एक वेबसाइट का। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने वेबसाइट में लॉगिन किया हुआ है, देखें। ये देखें इसका स्ट्रक्चर देखें, पहले आ गया डोमेन नेम, फिर आ गया आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल का यूआरएल आ गया, एआई रिपीटिशन फॉर द नेक्स्ट टिकट्स। ठीक है, ये एक क्लियर जो है ना आपका एक जो है ना प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड यूआरएल है। इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, वन आ रहा हो, टू थ्री फोर ये चीजें आ रही हो। ठीक है, इसका कैपिटल हो, ये ऐसा। ठीक है, इसको स्मॉलर में होना चाहिए। ये जो वन टू थ्री है ना, ये चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन ये एपीके के अंदर यूज़ होती हैं, फिर उनका एक ना अलग पर्पस होता है क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैं उस बहस में अभी तक नहीं जा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ ना इसी के अंदर ही फिलहाल रहूंगा। ठीक है, ये आपका जो यूआरएल का स्ट्रक्चर है ना वो एक क्लीन स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, डेट तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, उसको तो मैं रिकमेंड नहीं करता उसकी इंफॉर्मेशनल टॉपिक के ऊपर, क्योंकि देखें ना यूआरएल जो है ना जब आपका जो आर्टिकल है ना वो कीवर्ड के ऊपर रैंक होता है ना, तो बेसिकली जब आप उसके यूआरएल को छेड़ते हैं ना तब आपका आर्टिकल बीटी टैग हो जाता है। ठीक है, फिर दोबारा से पकड़ता है रैंकिंग। और यहाँ पे एक और टर्म इसके साथ यूज होती है, परमालिंक। क्या क्या होता है आर्टिकल स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन बता दी, इसके अंदर यूज होता है आपका, सॉरी, परमालिंक। ठीक है, परमालिंक भी आपका यूज होता है, इसको परमालिंक भी कहते हैं। इसको यूज कैसे करना है वो जब हम आगे पढ़ेंगे ना उसके बाद देखेंगे। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन। टाइटल टैग वो चीज होती है जो गूगल के सर्च रिजल्ट में सबसे पहले शो होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर एक कीवर्ड सेलेक्ट किया था, ये वाला। ठीक है, ये आपका होना चाहिए H1 के अंदर। इसको मैं फिलहाल ना एक केबल उठा लेता हूँ, तो कहते हैं सर्च। सर्च करने के बाद ये देखें टाइटल। ठीक है, ये आपका टाइटल है, ये आपका टाइटल है, ये आपका टाइटल है। इसके अंदर आपका एक फोकस कीवर्ड लाजमी ऐड होना चाहिए। ठीक है, और ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए आपका, जो है ना टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंदर जो आपका वेबसाइट का टाइटल है वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। और नीचे जब जाऊंगा ना कि ये H1 होना चाहिए, H2 होना चाहिए, क्या चीज़ होना चाहिए वो बाकी जाके बताता हूँ। ऐसे जो है ना आर्टिकल टाइटल वो रॉन्ग है, वो करेक्ट नहीं है, उनको आपने अवॉइड करना है। ठीक है, अब इसके अंदर होना क्या चाहिए कि प्राइमरी कीवर्ड जो है ना आपका टाइटल में जरूर ऐड हो एट एनी कॉस्ट।
ठीक है। दूसरे नंबर पे टाइटल को अट्रैक्टिव बनाओ ताकि लोग उस पर क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, देखो। इसका कीवर्ड देखे ना, ब्यूटी स्किन केयर है। इसके इसने दूसरे जो कीवर्ड भी है ना वो भी इसमें इसने टारगेट किया है। और टारगेट करने के बाद इसने इसको अट्रैक्टिव बनाया है। 40+ एक्सपर्ट स्किन केयर टिप्स। ठीक है। 40+, जब कोई बंदा एक स्किन केयर टिप्स को पढ़ने के लिए आएगा, उसको प्लस में साथ में पढ़ेगा 40+, उसे थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। और वो जाके उसको पढ़ने की कोशिश करेगा, पूरे के पूरे आर्टिकल को देखने की कोशिश करेगा कि भाई इसमें है क्या। ठीक है। ये देखें, ये इसका टाइटल है, व्हाट इज माई स्किन टाइप। ठीक है। उसको उसने अट्रैक्टिव बनाने के लिए आगे लिखा फैक्ट्स एंड टिप्स। फैक्ट्स कौन से और टिप्स इसके अंदर कौन कौन सी है। समझ में आई है कि कैसे आपने इसको अट्रैक्टिव और कैची बनाना है कि कोई भी बंदा जो है ना उसको पढ़ के आए। अच्छा, उसके बाद जो है ना, आपका जो टाइटल की लेंथ है ना, ये आपका जो है ना 55 से 60 कैरेक्टर के दरमियान ही होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? ये बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर नहीं है। मैं यहाँ पे कोई देखता हूँ, ये देखो। अब इसकी जो लेंथ है ना, इसका जो है आपका, इसने टाइटल दिया हुआ ये 60 कैरेक्टर से ऊपर है तो आगे डॉट 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 है। ठीक है। डॉट्स आ गए ना, इसको अवॉइड करना चाहिए कि ये अंडर 60 कैरेक्टर हो। अभी मैं इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को कि रूटीन के आगे भी कोई ना कोई आगे इसने स्टोरी लिखी हुई है। ये देखें। इसको आपने कोशिश करना है कि कितने करेक्टर के आना चाहिए, 55 to 60 कैरेक्टर के अंदर ही आना चाहिए, उसको एक्सीड किसी सूरत में ना करे आपका टाइटल। ठीक है। ये जब आपको मैं वो दिखाऊंगा ना, हम वेबसाइट ऑडिट करेंगे ना, तो उसमें ये चीज़ें आपके सामने खुल के आएंगी कि जब किसी बंदे के जो है ना 60 होंगे ऊपर लिखे हुए, 50-60 आर्टिकल्स होंगे ना, तो उसके बारे में जब पढ़ेंगे ना तब आपको क्लियर से नजर आएगा। मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। अच्छा जी। उसके बाद हम आ जाते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है? मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ना, एक शॉर्ट समरी होती है जो कि सर्फ में टाइटल के नीचे डिस्प्ले होती है आपकी। ये पेज का कंटेंट का शॉर्ट ओवरव्यू प्रोवाइड करती है, जो यूजर को बताता है कि इस पेज में क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है। क्या होता है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि मेटा डिस्क्रिप्शन एक शॉर्ट समरी होती है। ठीक है। जिसका पर्पस होता है कि जो सर्फ में टाइटल, जितनी भी वेबसाइट के टाइटल होते हैं ना, उनके नीचे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन शो हो रही होती है, जो कि उस पेज के अंदर जो कंटेंट है ना उसका ओवरव्यू प्रोवाइड करती है। ठीक है। यानी कि हम मैं तो दिखा देता हूँ कि ये देखें। हम्म, इसको ओपन कर लो। स्किन केयर 5 टिप फॉर डेली हेल्दी स्किन। ठीक है। ये इसका टाइटल है, ये इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन आ गई है। ये यहाँ तक। ईट अ हेल्दी डाइट, अ बैलेंस डाइट कैन हेल्प यू लुक एंड फील योर बेस्ट। ईट या फ्रूट्स वेजिटेबल, ब्ला 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 ब्ला। ये इसने इस टाइटल से हट के यहाँ पे बता दिया है कि इस आर्टिकल के अंदर क्या चीज़ है, क्या पढ़ने को मिलेगा आपको। ठीक है। जब भी आप आर्टिकल लिखते हैं ना,
तो उसका टाइटल लगाते हैं। अगर आप मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं डालेंगे ना, तो आपका जो है वर्डप्रेस है, जो जो भी आप यूज कर रहे होंगे ना, आपका कंटेंट उसका वो स्टार्टिंग का पार्ट जो है ना वो उठा लेगा और उसी को मेटा बना देता है। ठीक है। जो कि देखने में अट्रैक्टिव इतना नहीं लगता, और उसमें जो उसको जो है ना हम प्रॉपरली यूटिलाइज भी नहीं कर पाते कि हमने बेसिकली इसमें शो क्या करवाना था, और वो चीज़ हमने उसके अंदर शो भी नहीं करवा सके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कीवर्ड ऊपर सेलेक्ट किया था हमारा के स्किन केयर टिप्स, वो हमारा बन गया टाइटल। टाइटल के बाद देखो करेक्ट मेटा डिस्क्रिप्शन एग्जांपल क्या है कि लर्न द बेस्ट केयर रूटीन, कीप योर स्किन ग्लोइंग एंड हेल्दी, डिस्कवर डेली टिप्स फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन। थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा है। ठीक है। क्योंकि जब भी आप जाते हैं ना, खुद आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जब भी काफ कोई टॉपिक जाके सर्च करते हैं, आप ऊपर उसका टाइटल पढ़ते हैं, नीचे आप मेटा डिस्क्रिप्शन ही पढ़ते हैं कि भाई इसके अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है, इसके अंदर है क्या, जिसको मैं पढ़ के इस आर्टिकल पे जाऊँ। ये आपका CTR रेट भी बहुत अच्छा इंप्रूव करता है। लेकिन इसकी एक लेंथ होती है, वो होती है आपकी 55 to 160 कैरेक्टर, लेकिन आप इसे 155 के अंदर ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तक ठीक है। अंदर ही करेक्टर रखने चाहिए। करेक्टर होते हैं क्या है पता है ना आपको? ये वर्ड है, वेलकम टू माय वेबसाइट, ये 4 वर्ड हैं। 1 2 3 4 अलग वर्ड हैं। वेलकम के अंदर कितने, 1 2 3 4 7, 7 कैरेक्टर्स हैं वेलकम के अंदर। 7 और 2 9, 9 और 2 11। ठीक है, 12 13 14 15 18 कैरेक्टर्स हैं सिर्फ इन 4 वर्ड्स के अंदर। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इसकी लेंथ जो है ना 155 कैरेक्टर्स है। कुछ वर्ड्स बनेंगे जिनको आपने जो है ना क्रिएटिवली यूज करने हैं, जिनके अंदर आपका फोकस कीवर्ड भी ऐड हो। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ना मतलब डिफरेंट प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है देखो, कोई भी एसईओ में ना 100% परफेक्ट नहीं होता, चीजें चेंज होती रहती हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस आते रहते हैं। ठीक है। कुछ लोगों का मानना ये है कि अगर आपने अपना जो है ना एक कीवर्ड है फोकस, जिसको हमने सिलेक्ट किया है कि बेस्ट स्किन केयर टिप्स, उसको हमने यूज कर लिया है टाइटल के अंदर, URL के अंदर, बाकी जगहों पे। ठीक है। आप उसको मेटा में भी यूज करें, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि आप अगर आपके पास और कीवर्ड है जिसकी इंटेंट सेम है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई और कीवर्ड है जिसकी इंटेंट सेम है, उसको भी आप मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज कर लें। ठीक है। और ऑन पे जैसे उसको थोड़ा सा नीचे शो होता है, उससे फर्क फिर नहीं पड़ता। लेकिन वो समहाउ आपको वो भी तरीका हेल्प कर है। दोनों तरीके आप कर सकते हैं। पहला ये कि आप अपना फोकस कीवर्ड एज इट इज ही डाल दें, या फिर कोई और कीवर्ड जिसकी इंटेंट सेम हो, लिखने में थोड़ा सा डिफरेंट हो, वो भी आप यूज करने से होता है क्या है कि आप अपने 2 कीवर्ड को एक ही आर्टिकल में टारगेट कर रहे हैं। समझ में आई ये बात यहाँ तक? या नहीं आई, मुझे ऐसे मैसेज करके बताइएगा प्लीज। क्लियर हुई है बात? तो ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन में, फिर दिखा रहा हूँ, ये वाली होती है आपकी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं अगले सेक्शन के ऊपर, और वो है हमारा हेडिंग्स का। ठीक है। हेडिंग्स का एक स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर, जिसको ऑन पेज के अंदर आपने फॉलो करना है। वो होता है हेडिंग H1 H2 H3। ठीक है। तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये यहाँ तक जाता है। ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना आप अपने आर्टिकल के अंदर फॉलो करेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि H1 एक ही बार यूज होगा आपके। H1 जो है ना आपका,
एक आर्टिकल के अंदर एक ही दफा यूज होता है। H2 मल्टीपल टाइम यूज हो सकता है, H3 भी हो सकता है, H4 भी हो सकता है, H5 भी हो सकता है, H6 भी हो सकता है, लेकिन H1 जो है ये एक ही दफा यूज होगा। ठीक है, उसको आप मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते। और H1 होता कौन सा है? ये आपके आर्टिकल का स्टार्ट वाली हेडिंग होती है, ये वाली। ये पढ़िए आपके पास, ये सारी H1 है। ये H1 है, ये नीचे वाली H1 है, ये H1 है। अब मैं ये आर्टिकल खोल देता हूँ, ये देखो ना, ये वाला H1 हेडिंग है आपकी। कौन सी है? H1 हेडिंग है ये वाली। H1 आपके आर्टिकल के अंदर एक ही दफा यूज होती है, मल्टीपल टाइम यूज नहीं होते। ये नीचे वाली कौन सी है? H2 है। ठीक है, अब मैं आपको मजीद थोड़ा सा ना डिटेल में समझाता हूँ। अ कंप्लीट गाइड टू स्टार्ट स्किन टू गाइड टू स्किन केयर रूटीन। ठीक है, ये एक आर्टिकल का आपका टाइटल है। इसके अंदर एक और टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। ठीक है, अच्छा मैं ना अब जो है ना, अब देखो ना, मैं आपको ना एक और तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, लेकिन ये एक दफा देख लें। H1 टैग में प्राइमरी कीवर्ड जरूर होना चाहिए। वही है कि जो आपने टाइटल बनाया है वो आपकी H1 होगी, और उसके अंदर आपका जो मेन कीवर्ड है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, वो आपका उसके अंदर लाजमी ही होना चाहिए। ठीक है, सब हेडिंग में रिलेटेड कीवर्ड आप यूज कर लें, कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है। हेडिंग कंटेंट को इजी टू रीड बनाती है, ये इसका मेन पर्पस होता है, प्रॉपरली हेडिंग स्ट्रक्चर करने का। अब आपने इसका पर्पस यूज कैसे करना है देखें। सबसे पहले आ जाती है आपकी H1 जो कि आपको होता है। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है H2 जो कि आपके होते हैं टॉपिक्स डिफरेंट, जो कि आप अपने आर्टिकल के अंदर कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कवर कर रहे हैं, मेरा एक टॉपिक है ये वाला। ठीक है, H1 डाल दिया, उसके बाद मैं बनाऊंगा H2 हेडिंग अपने आर्टिकल के अंदर। अब यहाँ पे समझना एक चीज लाजमी है कि H2 के अंदर आप H3 यूज कर सकते हैं हेडिंग। कौन सी यूज कर सकते हैं? H3 यूज कर सकते हैं। कब यूज करेंगे? जब आपके पास एक पॉइंट है जिसके अंदर जो इसके अंदर फॉल करता है। ये जो आप मैंने हेडिंग लिखी है ना H2 के अंदर एक सब हेडिंग बन रही है। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं कर देता हूँ H3, और इसको मैं कर देता हूँ, सॉरी, ये वाली मॉर्निंग की जगह मैं कर देता हूँ हम्म, 3। ऊपर जैसे लिखे ना प्रोडक्ट्स, वही कर देते हैं, प्रोडक्ट्स कर लो, लेट्स सपोज, लिस्ट कर लो। ठीक है, ये मैंने बात की है मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन की, मैंने नाइट की बात नहीं की, मैंने जो है ना किसी और टाइम की बात नहीं की। मैंने जस्ट बात की है मॉर्निंग की। तो मॉर्निंग के अंदर कोई प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए, या कोई टिप्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो जो टॉपिक होगा वो आपका H3 बनेगा अंडर H2 हेडिंग। समझ आइए बात की या नहीं आई? मैसेज ओपन है, बताएं मुझे। एग्जैक्टली, लेट से मॉर्निंग स्किन के रूटीन फॉर सेंसिटिव स्किन, फॉर ड्राई स्किन। ये जो बनेगी ना H3 बनेगी अंडर H2। मैं ये वाला अच्छा लगे मुझे वर्ड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये ये वाला। ठीक है, अब अगर कोई पॉइंट है जो कि इसके अंदर ऐड हो सकता है, H3 के अंदर ऐड हो सकता है, तो वो बन जाएगा H4, फिर H5, फिर H6। ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना है आपने। कभी भी ये काम नहीं करना कि H2 आपने बनाई है और उसकी सब हेडिंग आप H4 बना दें, नहीं करना। ये इश्यू आपको कहाँ पता चलेगा? ये आपको कोर वेब वाइटल में आप जाएंगे ना, जब वहां पे बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर देखेंगे ना, तो आपको शो हो जाएगा कि यार फलां जगह के ऊपर मैंने ये वाली हेडिंग लगाई हुई है, जो इशू आपको दिखा रहा है, उसको फिर आप ऐसे फिक्स करेंगे। समझ आइए बात की। H2 के अंदर H3 आता है, H4 नहीं आएगा।
ठीक है। H3 के अंदर H4 आएगा, H4 के अंदर H5 आएगा, H5 के अंदर H6 आएगा। ये स्ट्रक्चर्ड है जिसको आपने एट एनी कॉस्ट फॉलो करना है। ठीक है। H1 हमेशा एक टाइम यूज होता है। मुझे बताएं, यहाँ तक बात क्लियर हुई है मेरी सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। हाँ, अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन आया, मैंने ऊपर लेट से पढ़ा सर। मैंने कहा था कि डिफरेंट कीवर्ड डाला था, बट वो ग्रीन नहीं, ठीक है, ग्रीन नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है। 80+ को चला गया था ना आपका, 80+ को चला गया तो कोई मसला नहीं, ग्रीन हो जाता है। लेकिन ना भी हो ना तो आप मल्टीपल कीवर्ड को टेस्ट करने के लिए आप डिफरेंट मेथड ट्राई कर सकते हैं। कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर। H6 से ज्यादा नहीं होते तो, यहाँ तक जाते ही नहीं है। ये H1 H2 H3 हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इजीली करेंगे। जब आप उसके ऊपर काम करेंगे ना अपनी साइड के ऊपर, तो वहाँ पे प्रॉपरली लिखे होते हैं H1 H2 H3 लिखे होते हैं। और जब आप कंटेंट लिख रहे होते हैं तो सब हेडिंग बना रहे होते हैं, जैसा कि मैंने आपके लिए जो नोट्स बनाया ना, इसके अंदर भी मैंने इनको बनाया है। ये देखो, ये देखो, देखो 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 देखो, आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो। मैंने इसीलिए पूरे का नोट्स देखे ना तो ऊपर हेडिंग नहीं बनी हुई, लेकिन यहाँ पे मैंने बनाई है, देखो। ये क्या लिखे हुए, विच स्ट्रेटजी इज बेटर। ये मैंने बनाई है H2। ठीक है, H2। इसके मैंने छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है कि ये क्या बला है। उसके अंदर क्या आता है, विच स्ट्रेटजी बेटर के अंदर, वन यूज वन क्लस्टर पर आर्टिकल वन, ये वाला इसको मैंने बनाया है H3 हेडिंग। ठीक है। फिर इसकी एग्जाम्पल की बात आई है तो मैं इसको H4 कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं किया। करो भी तो मर्जी, ना करो भी तो मर्जी, अब कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। ये आ गई मेन हेडिंग, ये आ गया कंटेंट इस हेडिंग के अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर, इसी के अंदर दूसरी स्ट्रेटजी मैंने बनाई है ये वाली, यूज मल्टीपल क्लस्टर इन वन आर्टिकल। इसको मैंने बनाया है H3। ऊपर वाला कौन सा बनाया था, H3। ये ये चीजें इसके अंडर कवर हो रही हैं, ये वाली चीजें जो है ना ये ऊपर वाले के अंडर कवर हो रही हैं। समझ में आई ये बात या नहीं आई? क्लियर हुआ है? पॉइंट क्लियर हुआ है? यार H2 कितनी हो सकती है ये आपके आर्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। 2000 वर्ड का अगर आर्टिकल लिखेंगे तो उसमें H2 बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है, 500 वर्ड का आर्टिकल लिखेंगे तो थोड़ी होगी। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कितनी बनाते हैं। उसका मैं तो नहीं कह सकता कि कितनी होनी चाहिए होगी। उसकी डिफरेंट पर्पज है। लेकिन आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए ये यूज करना चाहिए, हेडिंग फ्री स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए आपको। ठीक है। हो सकता है उन्होंने बैक लिंकिंग अच्छी की हुई हो। ठीक है। बैक लिंकिंग अच्छी की होगी, उनकी वेबसाइट का DSE ज्यादा होता है, काफी कुछ चीजें इन्वॉल्व होती है ना, सिर्फ इस स्ट्रक्चर से इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस के अंडर आता है, जो कि प्रॉपर तरीके है अपने कंटेंट को अपनी साइट के ऊपर यूज करने का। यार कोशिश करें नीच के अकॉर्डिंग ही बना लें तो अच्छी बात है। खैर, अ, अगला टॉपिक आप हमारे पास आ जाता है, इमेज इमेज ऑप्टिमाइजेशन। देखो, जितने भी इमेजेस आप अपने वेबसाइट के ऊपर यूज करेंगे, अपने कंटेंट के अंदर यूज करेंगे, उनको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना भी लाजमी होता है। ठीक है। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि इसके अंदर हम इमेज का कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं, इमेज उसके अंदर वर्डप्रेस के उस पे अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी इमेजेस अपलोड करते हैं, उनका कौन सा फॉर्मेट होता है, बताया मुझे। किस किस को पता है? और वेब पे क्यों यूज करेंगे, बताएं मुझे, वेब पे क्यों यूज करेंगे, वजह? PNG क्यों यूज करेंगे?
हमने अपनी वेबसाइट के अंदर जितने भी इमेजेस यूज करने हैं उनको हमने वेब पी फॉर्मेट के अंदर ही रखना है। ये उसका फ्रेंडली एक तो फॉर्मेट होता है सर्च इंजन के लिए। दूसरा जो है ना, ये इमेज को ज़्यादा टाइम नहीं लगाता लोड करने के लिए, कंप्रेस्ड इमेज फाइल होती है जी। ठीक है, जेपीजी इमेज आप डालने के एग्जांपल ले लें, 2 MB का इमेज, 1 MB का एक इमेज है। ठीक है, और आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर इमेजेस यूज किए हुए 1000, तब आप अंदाजा लगा लें कितना टाइम कंज्यूम करेंगे। ठीक है, उसके बरक्स अगर आप जो है ना 1 MB वाले इमेज को आप कन्वर्ट करें वेब पी के अंदर, उसको रिसाइज करें प्रॉपर, रिसाइज करके उसका साइज कम करें, साइज कम करने अंडर 100 साइज उसका होना चाहिए, नॉट मोर देन 100 KB। किसी सूरत 100 KB से ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो आपकी वेबसाइट को स्मूथली रन भी करता है। और ये वाले इश्यूज जो होते हैं ना इमेजेस के, ये कोर वेब वाइटल के अंदर आपको शो होते हैं। ठीक है, कोर वेब वाइटल के अंदर ही शो होते हैं। अजान होने वाली है, मैं ना ज़रा म्यूट कर रहा हूँ, 5 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन भी मैं वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा।